नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली प्रवास पर हैं, जहां पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत के बाद तय होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कैबिनेट का विस्तार होना निश्चित है और फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। विकास की बातें करना ये तो एक कॉमन बात है, जो कि जिसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए हैं। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है और हमारे हाई कमान से भी पूरी चर्चा होती है इस विषय में। उसके बाद संगठन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हाई कमान द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट का विस्तार तो होना निश्चित है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, पूरा विचार विमर्श होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि कैबिनेट पे रिक्त पदों पे किसको बिठाया जाए। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.1 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। इसी क्रम में सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या में बड़ा बयान दिया, जिसमें सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले साल तक 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के सहयोग से बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। दीदी अभियान और शक्ति कार्यक्रम में आप सबके बीच में मैं इस पवित्र भूमि पर आकर स्वयं को भी सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। और आज यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। और आज यहां पर आप सबके बीच में यहां मंच पर आने से पहले आज 141 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, खूब खूब स्वागत गुजरातना पनो। तो वहीं हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जन औषधि दिवस पर रुड़की पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया था और अब तक देश में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। अगले साल तक 15,000 और केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के कारण लोगों में 20,000 करोड़ रुपए की बचत की है और प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से आम जनता को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धन्यवाद सर। मुझे 5 लाख तक का बीमा सर सभी लोगों के बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2018 आएंगे उसके कार्यक्रम के बारे में सर, और उस बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2019 में 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया था, शुरुआत करी थी। और अभी तक पिछले महीने तक ये 15,000 केंद्र ये खुल चुके हैं। इस वर्ष में 10,000 और केंद्र, इस वर्ष और अगले वर्ष में 10,000 और जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से देश में कुल मिलाकर के 25,000 जन औषधि केंद्र, जिनको जेनरिक मेडिसिन सेंटर बोलते हैं, ये अगले इस चालू वर्ष में और उससे अगले चालू वर्ष में ये खोल दिए जाएंगे। बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2018
बताएंगे उसके कार्यक्रम के बारे में सर, और उस कार्यक्रम की तरफ से धन्यवाद सर। उसमें 5 लाख तक का बीमा सर सभी लोगों के बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2018 तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद गृह जनपद वापस लौटी बागेश्वर विधानसभा की विधायक पार्वती दास ने मीडिया के सामने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से बागेश्वर में खेल स्टेडियम हॉस्पिटल्स निर्माण का कार्य गतिमान है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की सर्वे हो चुकी है। साथ ही गरुड़ के मेला डुगरी में हेली सेवा का उद्घाटन होलियों के बाद मुख्यमंत्री के माध्यम से होना तय है। पीने के पानी की समस्या के सवालों पर विधायक ने अधिकारियों को जिम्मेदार माना। विधायक ने अपने मायका क्षेत्र खखेर पट्टी के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक पार्वती दास ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिलेगा। इसके अलावा गोमती घाटी के ग्रामीणों के लिए विधायक ने फरमान जारी किया और जल्द ही क्षेत्र का दौरा करूंगी का आश्वासन भी दिया। क्योंकि मेरे क्षेत्र में अनेक कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं, जिनको मैं अभी विधानसभा में भी मैंने कई प्रश्न लगाए थे जो मेरे क्षेत्र में होने हैं। जैसे खेल स्टेडियम का हुआ, वहाँ पर भी अभी शुरुआत होगी इसकी भी। और अभी एक खोली में 200 बेड का हमारा ये जो हॉस्पिटल है उसमें भी कार्य चल रहा है। और हेलीपैड का भी जो उद्घाटन होना है अभी होली के बाद होगा उसका उद्घाटन। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे अच्छी पहल है कि यहाँ पर हेली सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो वहीं पत्रकारों संग धक्का मुक्की और अभद्रता को लेकर रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीते 3 मार्च को नगर निगम बोर्ड की बैठक में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की थी और इसके बाद उनको बोर्ड की बैठक में जाने तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मेयर अनीता देवी अग्रवाल और विधायक प्रदीप बत्रा को सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के मोबाइल भी छीनने की कोशिश की थी, जिसको लेकर रुड़की की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया था। वहीं पत्रकार संगठनों के तहत निर्णय लिया गया था कि जिस प्रोग्राम में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर अनीता देवी अग्रवाल होंगी और उसका बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। वहीं इस मामले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए इस हमले को लेकर पत्रकार ही नहीं बल्कि विभिन्न राजनीति के दलों भी संगठनों का समर्थन भी पत्रकारों को मिला है, जिसमें आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर एक ज्ञापन रुड़की तहसील को सौंप दिया है। वहीं किसानों के द्वारा रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन रोड ने जो विगत दिनों में यहाँ पे माननीय विधायक जी और जो पत्रकार बंधुओं के बीच में जो भी एक घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में पत्रकारों का समर्थन करते हुए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन को तत्काल यहाँ से उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। ऐसे हिटलरशाही विधायकों को दोबारा सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। पत्रकार भाइयों, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और विधायक जी को पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग के तो पत्रकारों को भाइयों को मानना चाहिए, नहीं तो आंदोलन करना चाहिए। हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं खुलेआम। आप समर्थन करते? पूरा समर्थन है। जहाँ जहाँ मन करेगा आप लोग जहाँ आवाज़ दोगे वहाँ हम दल बल तन मन धन के साथ खड़े मिलेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं, वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन करके आए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ लोग मैदानी बता रहे हैं, जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उसने माफी भी मांग ली तो उस बात को तूल देना सही नहीं है। पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं, शायद
वो कहीं भ्रमित हैं। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ के मूल नहीं हैं। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है, यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया व्यक्ति है, वो शरणार्थी है यहाँ। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे। लेकिन यूपी का हिस्सा उत्तराखंड था, मैदान का हिस्सा था ये। जो लोग ये हल की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ मैदान को बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सिचुएशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रही है सरकार। सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं था। एक व्यक्ति से गलती से कुछ मुंह से निकल गया, उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसको उतना तुल दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तक के बाद जाने की बात कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं मुनिकीर्ति नगर पालिका के सभागार में वर्ष 2025 की पहली बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष और सभासदों ने मिलकर क्षेत्र में विकास का खाका तैयार किया। 33 करोड़ लाख रुपए की बजट भी क्षेत्र के विकास को लेकर पास किया। नगर पालिका की आय बढ़ाने पर चर्चा की और स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर पायदान पर आने के लिए शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इसके अलावा क्रेजी फाउंडेशन से मिली लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभी सांसदों ने अध्यक्ष से अपने अपने वार्ड की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। तो वहीं अध्यक्ष ने बैठक में समस्याओं का समाधान जल्द ही प्राथमिकता के तौर पर करने का दावा किया। हमारी जो बोर्ड बैठक हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है और सभी सभासदों ने भी अपने मांग पत्र दिए हैं और उनको भी हमने आश्वस्त किया है कि जैसे जैसे कंडीशंस होंगी उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी और जितने भी हमने अपने कुछ एजेंडे रखे थे वो सभी बोर्ड में पास हुए हैं। सभी सभासदों की सहमति से वो पास हुए हैं। क्या क्या इसमें मुख्य रहे? मुख्य इसमें आज एक हमें अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली है कि हमने आज एक जो 2014 से हम एक जो पुस्तकालय था वो क्रेजी फाउंडेशन के पास था, वो आज हम मतलब उन्होंने खुशी खुशी आज हमको हस्तगत किया है और उसमें भी हमने जब उनको अपने एजेंडे के बारे में बताया कि उसमें हम हाईटेक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, उसका भी हमने रखा कि एक हाईटेक लाइब्रेरी हम वहाँ पर बनाएंगे। तो वहीं बड़ी खबर चमोली से आ रही है, जहां देर रात्रि भापकुंड नामक स्थान पर टूटी चट्टान। पांगी पुल पर हुआ क्षतिग्रस्त। नए पुल का चल रहा था निर्माण कार्य। सीमांत नीति घाटी को जोड़ने वाला था ये पुल। तो वहीं एक चमोली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पुल टूट गया। सीमांत नीति घाटी के पास था वो पुल जो वो टूट गया, जिसको जोड़ने वाला वो पुल था जो टूट गया। वहीं नए पुल का चल रहा था निर्माण कार्य। आपको बताते चले, सीमांत नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। नए पुल का चल रहा था निर्माण कार्य। तो वहीं आपको बताते चले, पुल पांगती पुल हुआ क्षतिग्रस्त। नए पुल का चल रहा था निर्माण कार्य। देर रात्रि भापकुंड स्थान पर टूटी चट्टान। तो वहीं पुछवादून में मदरसों के खिलाफ हो रही प्रशासन की कार्रवाई में से खफा मुस्लिम समुदाय ने विकास नगर तहसील पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी दे दे कि बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने विकास नगर में अलग अलग कार्रवाई के दौरान कुल 9 मदरसों को अवैध घोषित किया और उन्हें सील कर दिया। इसके अलावा एक मस्जिद को भी सील किया गया। इन मदरसों में रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों में खामियां पाई गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने जिलाधिकारी ने निर्देश पर मदरसों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। वहीं कार्रवाई पर भड़के मुस्लिम समुदाय ने आज विकास नगर तहसील पर इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मुस्लिम समुदाय ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को मदरसों पर हो रही कार्यवाही को रोकने के लिए ज्ञापन भेजा है।
और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि मदरसों पर हो रही प्रशासन की कार्रवाई को रोक लगाई जाए। शासन द्वारा जो अपंजीकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। उस संबंध में आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आगे कार्रवाई क्या मांग की है इन्होंने ज्ञापन में सर? इनकी मांग यह है कि हमें पंजीकरण कराने के लिए थोड़ा समय दिया जाए और तब तक जो है प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई को ना किया जाए। विरोधी नारे भी लगाए प्रशासन के खिलाफ, नारेबाजी हुई है, चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, जैसे भी ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में पछवा दून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पछवा दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहाँ पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ना बात मान्यता की है ना उनके किसी अवैध गतिविधि की है, तो किस कारण से सील किया गया, हमें ये जवाब प्रशासन से लेने आए थे और हमने ज्ञापन दिया है। यही हमारी मांगे थी। कल क्या हुआ सर, रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, यदि आपके आदेश के निकलने के बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आपका कहना नहीं माना तो भैया मानेंगे किसका? दूसरी बात, मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानून कार्रवाई को यहीं ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसे के ऊपर, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।